हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है सी एस स्टडी बी सी। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई सी टेट का फर्स्ट पेपर और सी टेट की सेकंड पेपर के दोनों पेपर के लिए मैं तैयारी करा रहा हूँ। भाई कुछ दिन से आपके लिए वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए सॉरी मैं चाहता हूँ, क्योंकि कुछ काम था, कुछ काम की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। ठीक है भाई, तो वो काम थोड़ा सा समाप्त हो गया, तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। और वीडियो अब स्पेशल जो आएगी आपकी डेली, वो मैथ के लिए आएगी भाई। मैथ के लिए स्पेशल वीडियो आएगी, सीडीपी की वीडियो आएगी, नहीं तो हिंदी की वीडियो भी आएगी। और पर्यावरण हो गया आपका, पर मैथ की स्पेशल वीडियो जरूर आ करेगी। ठीक है भाई, उसमें क्योंकि एक बात है कि अगर आपका मैथ अच्छा है, ठीक, और मैथ या मैथ से डर लगता है, क्योंकि 30 नंबर का मैथ आएगा, यानी कि 30 नंबर में आपके 15 नंबर के तो कंटेंट आएगा और 15 नंबर का आपकी सीडीपी आएगी। अगर 30 नंबर, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ ही आपको पार कर जाएगा हर चीज़ के लिए। फर्स्ट पेपर निकालना है तो भाई मैथ पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन में से अगर 10 क्वेश्चन कंटेंट के ठीक हो गए और 15 पेडोलॉजी में से 10 पेडोलॉजी, यानी कि अगर 30 क्वेश्चनों में से, यानी कि 30 नंबर में से अगर 20 से 25 क्वेश्चन हमारे राइट हो जा, तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। और फिर आपका सी टेट का फर्स्ट पेपर भी आपका पास होने की पूरी संभावना बनी रहती है। ठीक है भाई, तो भाई ज़्यादा देर ना करते हुए आपकी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीडीपी है, यानी कि फर्स्ट पेपर है। अब देखते हैं कि भाई 2022 में जब एग्ज़ाम हुए थे तो किस तरह की सीडीपी पूछी जाती है। ठीक है भाई, बाल विकास शिक्षा शास्त्र कैसा पूछा जाता है आपके फर्स्ट पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है। यानी कि जब बचपन से आप वयस्कता, यानी कि आप एक जब 13 से 14 साल की उम्र के बीच के बच्चे होते हो, तो उस काल को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी माध्यमिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी किशोर अवस्था। तो इसमें भाई आपका सही आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। ठीक, बचपन के वयस्कता के परिवर्तन काल का जो समय होता है वो होता है भाई किशोर अवस्था। ठीक है भाई, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामा कौशल, ठीक है भाई, क्या कह रहा, स्थूल गामा कौशल का उपयोग की आवश्यकता होगी, तो किसमें होती है भाई। ऑप्शन ए ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, ऑप्शन बी पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, ऑप्शन सी सुई में धागा डालना, और ऑप्शन डी चलना और दौड़ना। तो भाई इसमें स्थूल गामक जो कौशल का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है आपका चलना और दौड़ने में। किसमें किया जाता है भाई, चलना और दौड़ना। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 3 हर शिफ्ट में पेपर पूछा जाता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर आपका सेकंड हो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सीडीपी में। सामाजिकरण की प्रथम संस्था है, तो सामाजिकरण की प्रथम संस्था कौन सी है भाई। ऑप्शन ए परिवार है, ऑप्शन बी स्कूल है, ऑप्शन सी दोस्त है, और ऑप्शन डी आपका मीडिया है। आपको सामाजिकरण की जो प्रथम संस्था होती है वो होती है भाई परिवार। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए राइट हो जाएगा भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, यह मान्यता की भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार सजीव गुण होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन ए जीववादी सोच होती है, ऑप्शन बी पदानुक्रमिक सोच होती है, ऑप्शन सी केंद्रीयकरण होती है, और ऑप्शन डी वर्गीकरण होती है। ये कह रहा कि एक भौतिक वस्तुएं है, और जैसे गुड़िया है, कार है, सजीव गुण है, तो उनको क्या बोलते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें आंसर दे रखा है ऑप्शन ए, जीववादी सोच होती है इनके अंदर, कि भाई ये गुड़िया है, ये कार है, ठीक है, तो वे जीववादी सोच होती है, ये मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 5, अभिकथन ए, 4 वर्ष एरिया लंबे और चौड़े दो बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते हैं।
समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रखता। क्या कह रहा भाई, ध्यान में नहीं रख पाती। ऑप्शन बी, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व सक्रियात्मक चरण में है। तो इसमें पूछ रहा भाई, यहाँ थी क्वेश्चन नंबर 5 में कथन में नहीं पूछ दिया, यानी कि इसमें निगेटिव कह दिया और इसमें आपके लिए पॉजिटिव कह दिया। तो कौन सा क्वेश्चन इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए सही की व्याख्या नहीं करता। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए हो जाएगा भाई आपका राइट। क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 6, संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है वही संकेत कह रहा, संकेत व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर किसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, यह किसका मदद का उदाहरण है? ऑप्शन ए पाड़, ऑप्शन बी उन्नयबलन, ऑप्शन सी अनुबंधन और ऑप्शन डी संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो भाई क्वेश्चन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए राइट हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ भी क्वेश्चन में आपको पाड़ या ढांचा, ठीक है भाई, पाड़ या ढांचा शब्द आपको देखने को मिले तो उस क्वेश्चन को आप राइट कर देना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की का सिद्धांत अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो वाइगोत्स्की क्या कहता है? ऑप्शन ए सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अधिगम, ऑप्शन सी रटन अधिगम और ऑप्शन डी निष्क्रिय अधिगम। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका ए राइट हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम। इसमें कह रहा कि बच्चों की जो शिक्षा है वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार कहता है कि बच्चों को सहयोगात्मक अधिगम की शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि बच्चों की शायद सहयोग का भाव उत्पन्न करना चाहिए, जब भी बच्चे सही सीख सकते हैं, जब सही सीखेंगे। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए राइट हो जाएगा। अगर भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8, कोलबर्ग। ठीक भाई, कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? तो किसके अनुसार कार्य करता है? ऑप्शन ए पूर्व सक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी पूर्व परंपरागत चरण, ऑप्शन सी परंपरागत चरण और ऑप्शन डी पाश्चात्य परंपरागत चरण। तो इसमें भाई आपका आंसर सी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रगतिशील कक्षा। अब एक प्रगतिशील कक्षा में किस तरह की गतिविधि होती है उसमें ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए परीक्षा केंद्रित होती है, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, ऑप्शन सी केंद्रित शिक्षक केंद्रित होता है और ऑप्शन डी विद्यार्थी केंद्रित होती है। जहाँ प्रगतिशील कक्षा होती है, ठीक भाई, जहाँ प्रगतिशील कक्षा होती है वहाँ से आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, विद्यार्थी केंद्रित होता है। ठीक, कौन होता है भाई? विद्यार्थी केंद्रित होता है, क्योंकि जब कक्षा में पढ़ाया जाता है तो वहाँ विद्यार्थियों को केंद्र मान करके पढ़ाया जाता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? क्या कह रहा भाई? रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है, यानी कि वो क्या करता है, वो आपको एक्सप्लेन करती है। और हावर्ड गार्डनर के अनुसार वो कह रहा प्रभावी परामर्शदाता के रूप में कौन सी बुद्धि होनी चाहिए इसमें आपको? ऑप्शन ए भाषाई, ऑप्शन बी स्थानिक, ऑप्शन सी पारस्परिक अंतर्व्यक्तिगत और ऑप्शन डी अंतः व्यक्तिगत। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी राइट हो जाएगा, पारस्परिक अंतर्व्यक्तिगत। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण करने की किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए?
संप्रेषण का मतलब होता है संचार यानी कि कम्युनिकेशन करना चाहिए। अब इसमें आपका अब देखो इसमें आपको आंसर पिछानना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कौन सा राइट होगा, ठीक है भाई, कौन सा राइट हो जाएगा आपको मैं बताऊं। जिस क्वेश्चन के आंसर में केवल शब्द मिल जाए यानी कि केवल मिल जाए तो उन आंसरों को गलत काट देना, क्योंकि ऑप्शन डी राइट है। क्योंकि जो केवल शब्द है ये क्या है, ये केवल शब्द है, ये निगेटिव शब्द है। क्या है भाई, ये आपका निगेटिव शब्द है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें पूछा कि जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है तो शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो भाई बच्चों की मातृभाषा में प्रयोग करना चाहिए, इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। और क्योंकि इसमें भी इन तीनों ऑप्शनों में केवल यूज़ किया है, केवल का मतलब होता है निगेटिव शब्द का यूज़ करना, तो निगेटिव शब्द तो है नहीं इसमें, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको निगेटिव शब्दों की पहचान भी कराता हूँ साथ के साथ जब भी मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, ठीक है भाई। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, एक 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली की जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल तो केवल कौन खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगा या लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है, ठीक है भाई। ऑप्शन ए जेंडर भूमिका में लचीलापन, ऑप्शन बी लिंग समता, ऑप्शन सी लिंग रूढ़िबद्धता और ऑप्शन डी लिंग प्रासंगिकता। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, लिंग रूढ़िबद्धता। आपको मैं बता दूं जिन क्वेश्चन में लिंग रूढ़िबद्धता या लिंग रूढ़िवादी ऑप्शन में देखने को मिले उन क्वेश्चनों को भाई राइट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं हर शिफ्ट में, और बस क्वेश्चनों का फेर बदल देता, आंसर नहीं बदलता वो, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, आंसर नहीं बदलता, सिर्फ क्वेश्चन की भाषा बदल देता है, ठीक है भाई। तो भाई जहाँ भी क्वेश्चन में आपको आंसर दिखे लिंग रूढ़िवादिता, ठीक, या जेंडर वादिता रूढ़िवादिता, तो वहाँ ऑप्शन को आपको राइट करना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। अब बच्चों का नामीकरण और उन्हें वर्गों में बांटना ये किस प्रकार का है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा। ऑप्शन बी बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को। ऑप्शन सी सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति। और ऑप्शन डी बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। क्वेश्चन नंबर 13 का इसमें जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा आपका बी, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को उनके वर्गों में बांटता है, ठीक है भाई। पर आपको मैं बताऊं वैसे इसका यहाँ से आंसर मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि ये कह रहा कि बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या सिखाता है। वैसे तो यहाँ से आपका आंसर ये होना चाहिए कि सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सकारात्मक रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि हीनता और सीखने की लाचारी जो निगेटिव शब्द है और बच्चे के आत्मसम्मान के यहाँ भी कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ये भी निगेटिव शब्द है, और ऑप्शन ए में भी निगेटिव शब्द है। वैसे तो इसमें भाई आपका मैं बताऊं आंसर सी राइट हो जाएगा। बाजी बार ऐसा होता है कि भाई जो आपकी आंसर की आती है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका इसमें आपका हो जाएगा भाई सी, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना,
क्वेश्चन नंबर 14 है सतत समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं। मायने पूछ रहा सतत समग्र मूल्यांकन के। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की एक दूसरे से तुलना करना, ठीक भाई। ऑप्शन बी बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, ठीक है भाई। क्योंकि देखो भाई आपको मैं बता दूं, विद्यार्थियों के एक दूसरे की तुलना करना ये भी आपका आंसर गलत है बिल्कुल। केवल सी ऑप्शन में केवल शब्द आ गया, ये भी इसमें आपका गलत है। बच्चों के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का कारण भी इसमें गलत है। ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा कि बच्चों के व्यापक विकास, क्या है भाई, बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन में पहलुओं को शामिल करना है। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल आपके लिए राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में भाई। क्वेश्चन नंबर 15, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। ऑप्शन ए योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी मानकीकृत मूल्यांकन और ऑप्शन डी मानक संदर्भित मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन। क्योंकि जब भी कोई टीचर अपने बच्चों के लिए कोई क्वेश्चनों का निर्धारित करता है कि वो देखना चाहता है कि मेरे बच्चे अब तक कितना सीख पाए हैं। ये कह रहा कि एक प्रभावी शिक्षक कक्षा में क्या कर रहा है भाई, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करता है कि भाई मेरे बच्चे अभी तक कितना सीखा है, कितना उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा है। तो उसको बोलते हैं रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है भाई। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। यानी कि एक समावेशी है, इसमें हर तरह का बच्चा पढ़ता है और इस कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए बच्चों की विभिन्न ज़रूरतों को पता लगाना व उनका ख्याल रखना, ठीक है भाई। ऑप्शन बी केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। ऑप्शन सी बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना। और ऑप्शन सी डी खास ज़रूरत वाले। अब देखो आपको मैं इसमें यहाँ देखो हर क्वेश्चन में जहाँ आपको मुझे दिखता है कि भाई यहाँ निगेटिव शब्द है, इनकी पहचान करनी, तो मैं साथ के साथ लेकर चल रहा हूँ। देखो ऑप्शन बी में केवल शब्द है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में पृथक करना यानी कि अलग अलग करना, ये भी आंसर आपका इसमें गलत है। खास ज़रूरत वाले बच्चों को, खास ज़रूरत वाले बच्चों को नहीं बोल रहा। NCF 2005 NEP 2020 ये बोलता है कि सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलना, तो खास ज़रूरत वाले बच्चों को साथ नहीं लेकर चलना। तो ऑप्शन डी भी गलत है। इसमें आपका है ऑप्शन ए सही है कि बच्चों की विभिन्न, यानी कि जो भी बच्चों की विभिन्न ज़रूरतें हैं उनका पता लगाओ और उनका ख्याल रखो, ठीक है भाई। NCF 2005 NEP 2020 यही बोलता है कि जो बच्चे हैं उनकी ज़रूरतों को पता लगाओ और ख्याल उनका रखो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर ए राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 17, विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए हर विद्यार्थियों को स्वीकार ना व सम्मान देना, ठीक है भाई। ऑप्शन फिर सेकंड है सांस्कृतिक विविधताओं को अनदेखा करना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, अप्रत्यक्ष निर्देशन देना, विद्यार्थियों को स्वच्छता व लचीलापन देना। क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट सेकंड, वो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और भाई आपका इसमें जो है सॉरी एक तो आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, एक इसमें थर्ड राइट हो जाएगा और एक इसमें फिफ्थ राइट हो जाएगा। यानी कि आपका इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या करा, हर विद्यार्थियों को स्वीकार ना व सम्मान देना, और को फिर तीसरा कह रहा सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, और फिर ऑप्शन 5 है विद्यार्थियों को स्वच्छता व लचीलापन देना, ये बिल्कुल राइट है, ठीक है भाई। तो इसमें आपका ऑप्शन
सी राइट हो जाएगा भाई इस तरह, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधित है यानी कि वो देख नहीं सकता, ठीक भाई, विशिष्ट जरूरतों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, विभिन्न तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ठीक है भाई। ऑप्शन सी, बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, और ऑप्शन डी, बहुत सी संरचित मार्क वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। अब देखो दृष्टिबाधित बच्चे की बात कर रहा हो, अब दृष्टिबाधित बच्चे के लिए क्या करना चाहिए, कह रहा ऑप्शन ए, विभिन्न तरह के दृश्य प्रस्तुत। जब बच्चा दृष्टिबाधित है तो हम इसको दृश्य प्रस्तुतिकरण नहीं दिखा सकते क्योंकि बच्चा देख नहीं सकता। ऑप्शन बी में क्या है, कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्तकौशल यानी कि आपको सामग्री का उपयोग करना चाहिए। वैसे ऑप्शन बिल्कुल राइट बी है इसमें। अब देखो बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चा है तो मूक फिल्में कैसे दिखा देंगे, क्योंकि बच्चा देख ही नहीं सकता, तो ऑप्शन सी भी गलत है। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए। अब चित्र तो हो, चित्र कैसे देखेगा क्योंकि बच्चा दृष्टिबाधित है, तो क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चा दृष्टिबाधित है तो वो चीज़ों को कैसे पहचानेगा, बच्चे पहचानेगा वस्तु को स्पर्श करके और हस्तकौशल का ज्ञान दे, सामग्री दे करके, कि भाई 5 रुपये का दे दिया तो उसको सिक्के देने हैं कि भाई आपको पहचान करनी है कि यहाँ 5 इस तरह बनेगा या 10 इस तरह बना हुआ है, ठीक है। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 20, सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? ऑप्शन ए, स्वालीनता, ऑप्शन बी, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, ऑप्शन डी, पठान वैकल्य, ऑप्शन डी, गुणज वैकल्य। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर इसमें हो जाएगा स्वालीनता, ठीक है भाई, स्वालीनता इसमें राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है बनाएं। इस माध्यम से बच्चे में खालिस्तान को बढ़ावा देना चाहती है। ऑप्शन ए, सृजनात्मकता है, ऑप्शन बी, रटना है, ऑप्शन सी, असहयोग है, और ऑप्शन डी, अनुशासनहीनता है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर भी आपका ए राइट हो जाएगा। अब देखो रटना एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 इन्होंने भी मना किया है। असहयोग का मतलब क्योंकि सहयोग करना चाहिए, इसमें कह रहा है असहयोग, और ऑप्शन डी भी गलत है, इसमें अनुशासन होना चाहिए, इसमें अनुशासनहीनता है। क्योंकि बच्चे का जब बच्चा कोई चीज़ सीखता है तो उसमें सृजनात्मकता होनी चाहिए, बच्चे के लिए सृजनात्मकता होना जरूरी है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई इसमें आपका, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, बचपन के प्रारंभिक सालों में इसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन ए, शारीरिक कौशल, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक कौशल, तीसरा है संज्ञानात्मक क्षमता, चौथा है संवेगात्मक कौशल, और पांचवा है अमूर्तता। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर इसमें आपका जो हो जाएगा भाई वो हो जाएगा आपका सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि अमूर्त कौशल इसमें नहीं आने का, बाकी सभी आ जाएंगे इसमें, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना है। जो आपकी रचनावादी है जहां आप मूल्यांकन कर रहे हो, तो ये कह रहा अर्थपूर्ण सीखना है, क्या है भाई? ऑप्शन ए, जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, ऑप्शन बी, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी, इनाम व समाज के प्रयोग से होता है, और ऑप्शन डी, बारंबार वेधन व अभ्यास से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर इसमें आपका हो जाएगा बी, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज। खोज जो इसमें है भाई आपका पॉजिटिव शब्द है। जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है, ये भी गलत है। इनाम व सजा, ये भी इसमें ऑप्शन गलत है। और बारंबारता, वेधन तथा अभ्यास, वेधन इसमें अलग शब्द है, ये भी निगेटिव शब्द है आपका। तो इसमें भाई आपका आंसर बी राइट हो जाएगा, अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोजने की
प्रक्रिया से। भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है भाई, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। क्योंकि मैं कुछ 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था, उसके लिए तो मैं सॉरी चाहता हूँ। क्योंकि अब वीडियो आपकी डेली आएगी, ठीक है, मैथ की स्पेशल डेली वीडियो चलेगी आपकी, क्योंकि कोई भी मैथ की प्रैक्टिस आपकी नहीं करा रहा, ठीक है। तो मैं आपकी मैथ की प्रैक्टिस कराऊंगा। इसमें 15 नंबर का आपका क्या रहेगा, देखो 15 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी तैयारी, और 15 नंबर का जो आपकी CDP होती है उसकी, वो पेडालॉजी है उसकी तैयारी, कुल मिलाकर 30 नंबर। क्योंकि देखो 30 नंबर में से अगर आपके 25 से 28 नंबर आ गए तो मान के चलो आपका CTET हो जाएगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यही डरते हैं कि हमारे पे मैथ तो आता नहीं, कि मैथ कैसे करें, क्योंकि फिर बच्चे को और दूसरे उस पर सब्जेक्ट पे भी कवर करना होता है। तो आपको मैं बताऊं, मैं आपकी तैयारी ऐसे करा दूंगा कि मैथ से बिल्कुल भी डर नहीं लगने का, कि बहुत सिंपल मैथ आता है इसमें। जैसे मैथ आता है उसी तरीके से मैं आपको इसमें मैथ समझाऊंगा, जिससे आप इजीली तरीके से इसमें निकाल लो, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है, क्या कह रहा है भाई, एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है, तो साथ मिलकर काम करती है और इसे इशारे देते हुए, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, पाड़। अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था कि पाड़ या ढांचा, आपको मन ने पहले भी बताया था कि जहाँ भी ये पार्ट है ढांचा आपको क्वेश्चन में आंसर देखने को मिल जाए। क्योंकि देखो दोबारा रिपीट हो गया, मैं आपको देखो दोबारा मैं इसे लेकर चलता हूँ जहाँ क्वेश्चन में ये आंसर था। हाँ, मैं ये बोल रहा था जहाँ लिंग रूढ़िवादिता है, ठीक, ऐसे ही इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ से क्या है भाई, पार्ट शब्द है। क्या है, पार्ट, या तो पार्ट आ जाएगा या फिर ढांचा आ जाएगा, ठीक, पार्ट या ढांचा। इस अगर ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है तो आप राइट कर देना उसके क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन नंबर 24 है कि एक शिक्षिका कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण उदाहरण शामिल करती है। फिर तर्क बोल रहा कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है भाई। अभिकथन में ये देखना होता है कि ए और आर ये दोनों सही है या गलत है, ठीक है भाई। जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है इसके विकल्प देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहली बात है, हमें देखना होता है कि जो तर्क है वो तर्क इससे मिल रहा है या नहीं मिल रहा। देखो, एक शिक्षिका कक्षा में संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरणों का उदाहरण करती है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है। क्योंकि जब एक छोटे बच्चों को हम कोई चीज़ सिखाते हैं तो वो इन्वायरमेंट में रह कर के ही सिखाते हैं। तर्क कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल राइट है। ए और आर बिल्कुल सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है भाई, क्योंकि दोनों आर और ए और आर दोनों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगी या उत्पन्न होती है, ठीक भाई, समस्या का समाधान उत्पन्न कर रहे हैं भाई हम इसमें। ऑप्शन ए, समस्या को सही से पहचानना। ऑप्शन बी, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना। ऑप्शन सी, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना। और ऑप्शन डी, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना। ये इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 26 है। अब इसमें भी हमें ये देखना कि कौन सा कथन इसमें आपका सही है और कौन सा कथन इसमें गलत है। ये कह रहा कि भाई कथन ए है जो अभिकथन है, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियाँ और त्रुटियाँ। अब देखो गलतियाँ त्रुटियाँ दो शब्द इसमें निगेटिव आ गए, तो यहाँ से ये निगेटिव शब्द हो जाएगा। शिक्षकों के विद्यार्थियों की सफलता को दर्शाती है। गलतियाँ त्रुटियाँ शिक्षकों व विद्यार्थियों की सफलता को दर्शाती है। क्या भाई जब गलती हम कर रहे हैं क्या सफलता मिल जाएगी? नहीं मिलने की। या त्रुटियाँ कर रहे हैं तो सफलता मिल जाएगी? नहीं मिलने की। और तर्क में क्या करा, बच्चों में खुद के सोचने की क्षमता नहीं होती। अब यहाँ भी गलत है, ऐसा क्या बच्चा सोच ही नहीं सकता? तो इसमें भाई दोनों ही गलत है।
तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा भाई। ए और आर दोनों गलत है, क्योंकि यहाँ भी गलत कथन बोल रहा, यहाँ भी तर्क गलत है, दोनों एक दूसरे की कोई भी समझौता नहीं कर रहा, तो इसलिए आर, ए और आर दोनों इसमें ही दोनों गलत है। इस तरह आपको क्वेश्चन के आंसर को, क्वेश्चन के भाव को पहचानना है भाई। 30 क्वेश्चन है भाई, जल्दी जल्दी फटाफट हो जाएगा इसमें आपके, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा भाव इसमें आपका नहीं है। ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी प्यार और ऑप्शन डी भय। आपको मैं बता, इसमें पूछा कि भाव नहीं है, किसमें भाव उत्पन्न नहीं होता। देखो क्रोध है, क्रोध में भाव उत्पन्न होता है, जब किसी को आप प्यार से देखते हो या प्यार करते हो उसमें भी भाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी, जब किसी को आप डराते हो, भय करते हो या उसके अंदर भय है तो उसमें भाव उत्पन्न होता है। पर जो स्मृति है यानी कि मेमोरी है, उसमें आप भाव उत्पन्न नहीं करते, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 28, प्राथमिक शिक्षा अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है। अब क्या कर सकती है? ऑप्शन ए, हर विद्यार्थियों के हर एक प्रयास की प्रशंसा कर सकती है। ऑप्शन बी, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करे। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। ऑप्शन डी, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। क्वेश्चन नंबर 28 में अब देखते हैं भाई कौन सा ऑप्शन इसमें सही है और कौन सा इसमें गलत है। देखो ऑप्शन ए में कह रहा हर विद्यार्थियों के हर प्रयास की प्रशंसा करके, ये भी गलत है, क्योंकि हर विद्यार्थी की हर प्रयास की प्रशंसा हम नहीं कर सकते। ऑप्शन बी, अवांछनीय व्यवहार को दंड नहीं दे सकते, ये भी गलत है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं कर सकते, प्रतिस्पर्धा के बारे में बिल्कुल साफ मना किया गया। NCF 2005, NEP 2020 और जो इससे पहले आपकी NEP पॉलिसी थी उनमें भी मना किया गया है। इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट, बच्चों के सीखने के में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित कर सकते हैं, प्रोत्साहित करेंगे, अनुभूति को प्रोत्साहित करेंगे, तो इसमें आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम है, तो ऑप्शन ए को प्रभावित नहीं करता, ठीक है भाई, प्रभावित नहीं करता, तो इसमें निगेटिव शब्द है तो ये भी गलत हो गया। में बाधा डालता, बाधा डालना भी गलत है। से संबंधित नहीं है, सी भी गलत है। को सुसाधित करता है, ये बिल्कुल इसमें आपका राइट है। तो देखो भाई ऑप्शन डी इसमें राइट है। आपको मैं साथ ही साथ निगेटिव शब्दों की पहचान भी करा रहा हूँ, क्योंकि पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन का आंसर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, जब भी आपका CTET का पेपर क्लियर हो सकता है, नहीं तो क्लियर नहीं होने का, ठीक है, क्योंकि निगेटिव शब्दों की पहचान भी आपको साथ ही साथ करनी है। अब देखो ऑप्शन ए नहीं है तो बिल्कुल ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है भाई। ऑप्शन बी, बाधा डालता है, बाधा नहीं डालनी चाहिए, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी, संबंधित नहीं है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी राइट है, क्योंकि बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है, यानी कि बढ़ावा देता है इसमें, या प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। और भाई क्वेश्चन नंबर 30 आपका लास्ट क्वेश्चन है। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए। रूही क्या कह रही कि मेरा मानना है कि मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं करी। क्या नहीं करी? ठीक से पढ़ी नहीं भाई मैं। अब विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, पर वह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन को आरोपण किस कारण से प्रभावित करती है भाई? ऑप्शन ए, पर्यावरणीय कारण, ये भी राइट है इसमें आपका। ऑप्शन बी, क्योंकि जो कारक पूछ रहा वो गलत पूछ रहा। योग्यता की कमी, ये भी सही है, क्योंकि योग्यता की कमी नहीं होनी चाहिए। कठिन भाग्य, ये भी गलत है। तो उसने कोशिश की कमी है। किसकी है भाई? कोशिश नहीं करी उसने, इसलिए इसकी कमी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे इस प्रकार। तो इसी तरह में आपकी मैथ की क्लास अब स्पेशल आएगी भाई। मैथ की क्लास अब स्पेशल आती रहेगी आपकी, क्योंकि मैं फ्री हो जाऊंगा अब 1-2 दिन के अंदर, ठीक।
क्योंकि मैं भाई बीच में वीडियो नहीं आई तो इसलिए अच्छा नहीं लगता कि बच्चों की पढ़ाई ना रुके। ठीक है भाई, तो आपकी भाई कंटिन्यू अब क्लास आती रहेगी। तो भाई इसी तरह चैनल पर प्यार बनाते रहे, उस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।